किशनगढ़ रियासत के घने जंगलों से घिरे सुंदरपुर गांव में वीर नाम का एक युवक रहा करता था। वीर अनाथ था और पेशे से लकड़हारा था। एक दिन वीर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था कि तभी उसके पड़ोसी गोपाल काका वहां आ पहुंचे। अरे वीर, देखो भाई, अब तुम्हारी आयु 25 वर्ष हो चुकी है। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम अकेले यूं ही रोटियां बनाते रहोगे? हाँ, कर तो लेना चाहिए काका, पर करूं किससे? एक काम करिए, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश दीजिए, बस फिर मैं कर लूंगा। बेटा, ऐसा है, जब तुम 15 वर्ष के थे तभी तुम्हारे माँ बाप का निधन हो गया। उनके जाने के बाद तुमने अपने आप को जिस हिम्मत से संभाला उसकी प्रशंसा तो बनती है। और रही बात तुम्हारे लिए लड़की देखने की, तो तुम तो हमारे गांव के सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवक हो। थोड़ा रुक कर गोपाल काका फिर बोले, कभी कभी तो सोचता हूं तुम्हारे योग्य वधू कहां से तलाश करूं। तुम्हारे योग्य तो कोई राजकुमारी ही मिलनी चाहिए। राजकुमारी? अरे काका, आपकी भी ना मजाक करने की आदत गई नहीं। इतना बोलकर वीर जंगल की ओर बढ़ गया। वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने चला गया। शाम को जब वीर अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के बीचों बीच कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। गोपाल काका के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। काका, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। अरे वीर, अब क्या बताऊं, अचानक से हमारे गांव के सारे कुएं सूख गए, तालाब भी सूख गए, पानी की एक बूंद तक नहीं है। ये सब जैसे कई वर्षों से सूखे हों। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब लबालब भरा था। वही तो, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये कोई साधारण घटना नहीं लगती। गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। वीर ने भीड़ में खड़े निराश चेहरों को देखा। उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी। वह एक औरत के पास जाकर बोला, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? मेरा बच्चा दोपहर से प्यासा है, अब तुम ही बताओ, पानी लाएं तो कहां से? मैं जंगल तक घूम आई, जंगल के तालाब भी सूखे पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? वीर के मन में चिंता और बढ़ गई। वो चुपचाप अपने घर लौट आया और बैठ गया। कुछ देर बाद गोपाल काका फिर वहां आ पहुंचे। वीर, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। पूरे गांव में सबसे हिम्मतवर और समझदार तुम ही तो हो। हमें पता लगाना होगा कि ये विपत्ति आई कैसे। आप सही कह रहे हैं काका, पर समझ में ये नहीं आता कि इस रहस्य का पता कैसे लगाया जाए। हमारे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी है, जहां एक जगदम्बा दादी रहती हैं। कहते हैं उनकी आयु 100 वर्ष हो चुकी, फिर भी स्वस्थ हैं। उन्हें कुछ चमत्कारिक बातों का ज्ञान है। जब भी विपत्ति आती है, लोग उन्हीं से सलाह लेने जाते हैं। यदि ऐसा है तो ठीक है काका, मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। वीर एक पल को ठिठका, फिर हिम्मत करके झोपड़ी में प्रवेश कर गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, पर उसका चेहरा और त्वचा देखकर वीर चौंक पड़ा। मुझे बताया गया था दादी कि आपकी आयु 100 वर्ष है, पर आप तो 50 से भी कम लगती हैं। मैं यहीं एकांत में रहती हूँ और जंगल की जड़ी बूटियाँ खाती हूँ। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो बुढ़ापा देर से लाती हैं। जो भी हो, मुझे उस बात से मतलब नहीं।
मैं आपसे बस मदद मांगने आया हूँ। किस बात की मदद? वीर ने अपने गांव में पानी सूख जाने की पूरी घटना उन्हें विस्तार से बताई। दादी ने बिना बीच में टोके सब सुना। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं दादी। अगर तालाब और कुएं सूख गए तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये साधारण घटना नहीं लगती, इसमें कोई रहस्य है। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। हाँ, मेरे पास ज्ञान है, पर सब बातों का नहीं। पर मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, एक रहस्यमयी वृक्ष का स्थान। वो वृक्ष जादुई है और मनुष्यों से बात करता है। वही इस रहस्य की जड़ बता सकता है। क्या सचमुच कोई ऐसा वृक्ष है जो बोलता है? हाँ, और वही तुम्हें बताएगा तुम्हारे गांव में विपत्ति क्यों आई। तो मुझे बताइए, वो वृक्ष मिलेगा कहाँ? यहाँ से घने जंगल में आगे चलो, फिर एक नदी मिलेगी, उसे पार करो। उसके उस पार कनिष्क वन शुरू होता है। उसी में वो जादुई वृक्ष है। उसे तलाशना, पर सावधान रहना। ठीक है, मैं उसे जरूर तलाश करूंगा। अगली सुबह वीर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन चलता रहा। सूरज ढलने को था कि उसे एक चौड़ी नदी मिली। लगता है ये वही नदी है जिसे दादी ने बताया था। इसे पार करना होगा। थका होने के बावजूद वीर ने बिना सोच विचार नदी में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरी ओर निकल आया। नदी पार करते ही परिदृश्य बदल चुका था। वो अब कनिष्क वन में था। वीर काफी देर तक चलता रहा। बाप रे, ये कैसा स्थान है? अब इस बोलने वाले वृक्ष को कहाँ ढूंढूं? क्या करूं? तभी उसके सिर के ऊपर कुछ फड़फड़ाया। एक मायावी पक्षी आकर उसके सामने बैठ गई और मनुष्य की आवाज में बोली, तुम साधारण जंगल में नहीं हो मनुष्य, ये मायावी वन है। वीर ने बिना घबराए सीधा उत्तर दिया, हाँ, ये बात तो सच है। वरना तुम पक्षी होकर भी मनुष्य की आवाज में कैसे बोलती? बताओ, तुम इस वन में क्यों आए हो? वीर ने सारी बात संक्षेप में उसे बता दी। पक्षी ने चुपचाप सुना, फिर बोली, तो फिर मैं सही समय पर आई हूँ। मैं तुम्हें उस बोलने वाले वृक्ष के पास ले जा सकती हूँ। तो फिर चलो, मेरा मार्ग मुझे दिखाओ। मेरे पीछे पीछे आओ। वीर उस पक्षी के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद जादुई मैना पक्षी वीर को एक विशाल और विचित्र आकार वाले वृक्ष के पास ले आई। उस वृक्ष की शाखाएं मानो किसी प्राचीन जीव की भुजाओं जैसी फैली थी। यही वह वृक्ष है, जादुई वृक्ष। वीर ने आश्चर्य से उस वृक्ष को देखा। ये तो बहुत प्राचीन मालूम पड़ता है, पर मुझे बोलने वाला वृक्ष चाहिए। अगले ही पल वही वृक्ष स्वयं बोल उठा, मैं बोलता भी हूं और ये भी जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो मनुष्य। वीर एकदम स्थिर हो गया। तो तुम सचमुच बोलते हो? पर तुम मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि मैं जादुई हूं और मैंने देखा तुम्हारे गांव में तालाब और कुएं अचानक सूख गए। लोग प्यास से व्याकुल हैं और तुम्हारी आत्मा में उन सब के लिए दया है। यही दया तुम्हें यहां तक खींच लाई। तो फिर रहस्य बताओ, ये सब हुआ क्यों? मेरे भीतर एक दूसरी दुनिया का द्वार है। उस दुनिया में एक विचित्र नगर है जहां एक साधु कैद है।
एक राक्षस ने उसे बंदी बनाया हुआ है। उसी राक्षस ने अपनी शक्ति से तुम्हारे गांव का पानी समाप्त किया। वीर के चेहरे पर तनाव उभर आया। और मुझे क्या करना होगा? उसे मुक्त करना होगा। उस नगर में एक अमृत कुंड भी है। उसका जल पीने से कोई अमर हो जाता है, और वही अमृत किसी पर फेंक दो तो वो जलकर राख हो जाता है। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। यदि बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे, यदि मूर्ख हो तो मारे जाओगे। इसी के साथ वृक्ष के तने से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। वीर ने एक पल के लिए उस जादुई मैना पक्षी की ओर देखा, फिर वृक्ष की ओर, और दृढ़ता से आगे बढ़ गया। अगले ही क्षण वृक्ष ने उसे अपने अंदर खींच लिया और वो रोशनी गायब हो गई। वीर ने आंखें खोलकर देखा, वो अब एक अनजाने नगर में था। चारों ओर सन्नाटा, घर और खेत तो थे मगर कोई मनुष्य नहीं। ये कैसा नगर है? यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं दिखता। अचानक पास की झाड़ियों से किसी बूढ़ी औरत के कराहने की आवाज आई। वीर पलटा और पास गया। ओह, तो यहाँ कोई मनुष्य है। आप कौन है? मैं इसी नगर की वासी हूँ। पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे, पर राक्षस ने सबको मारकर खा लिया। मुझे जादू से अपाहिज कर दिया। राक्षस कहाँ है? मैं उसी के लिए आया हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? वीर ने संक्षेप में पूरी कहानी उसे बताई। राक्षस को मारना आसान नहीं। फिर भी मैं बता दूं, वो एक खंडहर में रहता है। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वीर बूढ़ी औरत ने बताए रास्ते पर निकल पड़ा। वीर आगे बढ़ता गया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वह स्थान नजर आया जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। नगर के बीचों बीच एक विशाल खंडहर, ऊंची ऊंची टूटी दीवारें, काई जमी पत्थर और चारों ओर मृत सा सन्नाटा। यही राक्षस का ठिकाना होगा। वीर धीरे धीरे खंडहर के मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुआ। अंदर प्रवेश करते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ स्तंभ खड़े थे और बीच में एक गोलाकार पत्थर का कुंड था, किसी शांत दर्पण की तरह स्थिर जल से भरा हुआ। तो ये अमृत कुंड है। अचानक खंडहर की दीवारों में गूंजती एक भारी गर्जना सुनाई दी। रुक जा मनुष्य! वीर ठिठक गया, लेकिन रुका नहीं और तलवार कसकर थाम ली। कुछ ही पलों बाद धुएं के गुबार से एक विशाल राक्षस आकार लेता हुआ उसके सामने अवतरित हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? किसने तुम्हें रहस्य बताया? ये मत पूछ। ये बताओ, तुमने मेरे गांव का जल क्यों सुखाया? क्योंकि इस साधु ने मेरी शक्ति बांधी थी, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो मरे नहीं, और साथ में तुम्हारा गांव भी। मैं साधु को मुक्त करूंगा और तुम्हारा अंत भी। तुम मुझे मार नहीं सकते जब तक यह अमृत कुंड मेरी रक्षा कर रहा है। तुम इस दानव से मत लड़ना वीर, वो अमृत कुंड का जल तुम्हें राख कर देगा। तुम बस एक मनुष्य हो और मैं अमर हूं। तुम लड़ोगे और जियोगे नहीं। उसी क्षण राक्षस ने दुर्गंध भरी ज्वाला वीर की ओर उछाल दी। वीर ने जैसे तैसे करके अपना बचाव किया। फिर वीर ने साधु की ओर इशारा किया और साधु ने राक्षस को अपनी बातों में उलझाया। इसी का फायदा उठा के वीर राक्षस के पीछे चला गया। पीछे जाके वीर ने राक्षस को अमृत कुंड में धक्का दे दिया। जैसे ही राक्षस कुंड में गिरा, वो जलकर राख हो गया। तुम्हारा पराक्रम कई लोकों में स्मरण किया जाएगा। मैंने जो किया अपने गांव के लिए किया। इधर जैसे ही राक्षस का अंत हुआ, उधर वैसे ही
वीर के गांव के तालाब नदी सब फिर से हरे भरे हो गए।